इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे चीन और जापान की। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति काफ़ी तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन ने शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री साने ताइकाची की ताइवान पर हाल की टिप्पणियों को लेकर टोक्यो के साथ अपनी नाराजगी यूनाइटेड नेशंस में उठाई है, जिससे पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव काफ़ी गहरा गया है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। यूएन में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फू कांग ने शुक्रवार को ग्लोबल बॉडी के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जापान क्रॉस स्टेट सिचुएशन में हथियारबंद दखल देने की हिम्मत करता है तो यह एक अटैक होगा। चीन के अस्थायी राजदूत ने उसे स्टेट का जिक्र किया है जो मेनलैंड चीन को सेल्फ गवर्निंग ताइवान से अलग करता है, जिस पर बीजिंग का कहना है कि वह चीन का हिस्सा है। बीजिंग ने ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। यह विवाद जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताइकाची के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने जापानी संसद में कहा था कि ताइवान पर चीन द्वारा संभावित नौसैनिक ब्लॉकेड या सैन्य कार्रवाई की स्थिति में जापान जवाबी कदम उठा सकता है। चीन और जापान के बीच डिप्लोमेटिक झगड़ा नवंबर महीने में तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ताकाइची, जिन्होंने अक्टूबर में ही ऑफिस संभाला था, उन्होंने कहा कि जापान ताइवान पर चीन के काल्पनिक हमले का जवाब कैसे देगा। उन बातों से बीजिंग नाराज हो गया और जापानी पीएम से माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, देखते ही देखते ये झगड़ा ट्रेड वॉर में तब्दील हो गया। ओसाका में चीन के काउंसल जनरल जू जियान ने एक दिन बाद एक पोस्ट में धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास उस गंदी गर्दन को काटने के अलावा कोई चारा नहीं है जो बिना किसी हिचकिचाहट के हम पर झपटता है। क्या आप तैयार हैं? चीनी डिप्लोमेट जू के उस धमकी भरे पोस्ट से जापान भी भड़क गया और उसने डिप्लोमेट को निकालने की मांग करना शुरू कर दिया। 14 नवंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने जापानी राजदूत को तलब किया और चेतावनी दी कि अगर जापान ने ताइवान में दखल दिया तो उसे करारी हार मिलेगी। अगले दिन जापान के विदेश मंत्रालय ने भी चीनी राजदूत को बुलाकर काउंसिल की पोस्ट के बारे में शिकायत की। हालांकि प्रधानमंत्री ताइकाची ने अपने विवादित बयान के 3 दिन बाद पार्लियामेंट को बताया कि वो आगे चलकर खास हालात पर बात करने में से बचेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट्स वापस लेने से मना कर दिया। 14 नवंबर को चीन ने जापान के लिए नो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसका मकसद जापान के टूरिज्म सेक्टर पर हमला करना है। इस साल जनवरी और सितंबर के बीच करीब 75 लाख चीनी टूरिस्ट जापान गए थे। 15 नवंबर को 3 चीनी एयरलाइनों ने जापान जाने वाले रूट पर प्लान की गई फ्लाइट्स के लिए रिफंड या फ्री चेंज ऑफर दिए, यानी जो यात्री जापान नहीं जाना चाहता वो अपनी यात्रा में बदलाव कर सकता है। ठीक इसके बाद चीनी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी जापान के एजुकेशन सेक्टर को टारगेट किया और वहाँ के चीनी स्टूडेंट्स या जापान में पढ़ने का प्लान बना रहे लोगों को चीनियों के खिलाफ हाल के क्राइम के बारे में चेतावनी दी। चीन और जापान दोनों ने हाल के महीनों में एक दूसरे के नागरिकों पर हमले रिकॉर्ड किए हैं, जिससे जेनोफोबिया का डर पैदा हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव की स्थिति गहरा गई है। पिछले रविवार को चीनी कोस्ट गार्ड ने अनाउंस किया है कि वह ईस्ट चाइना सी में उन खाली आइलैंड्स के ग्रुप के आसपास के पानी में पेट्रोलिंग कर रहा है जिन पर दोनों देशों का अपना दावा करते हैं। जापान इन आइलैंड्स को सेनकाकू आइलैंड्स कहता है, जबकि बीजिंग उनसे दियाओयू आइलैंड्स कहता है। इसके जवाब में जापान ने 4 चीनी कोस्ट गार्ड जहाज़ों के बेड़े द्वारा जापानी क्षेत्रीय जल के उल्लंघन की निंदा की। पिछले हफ्ते चीनी अधिकारियों ने कम से कम 2 जापानी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी और जापानी सी फूड पर बैन लगा दिया है। फिर गुरुवार को चीन ने जापान और दक्षिण कोरिया के कल्चर मिनिस्टर के साथ नवंबर के आखिरी में होने वाली 3 तरफा मीटिंग रद्द कर दी है। इतिहास को देखें तो जापान ने चीन में हमला कर जो क्रूरता की है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जापान ने लाखों चीनियों की हत्या की, महिलाओं से रेप किए और युद्ध अपराध की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। चीन अभी तक उसका बदला नहीं ले पाया है। इम्पीरियल जापान ने पहले चीन जापान युद्ध 1894 से 95 के बाद चीन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जब उसने ताइवान पर कब्जा कर लिया था और कोरिया पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 1937 में जापान ने दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। चीन के कड़े विरोध के बीच जापान ने पूर्वी और दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जहां उसने कठपुतली सरकारें बनाई और उसे कंट्रोल किया। अंत में 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के परमाणु हमले के बाद जाकर चीन में जापान का आतंक खत्म हुआ। हालांकि चीन और जापान के बीच समय के साथ रिश्ते सामान्य हुए और दोनों देशों के बीच गहरे कारोबारी संबंध भी हैं, लेकिन मौजूदा तनाव गंभीर है। हालांकि कहना मुश्किल है कि क्या ये युद्ध होगा, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसी किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आइए हम बात करें नेपाल की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को देश के लोगों, मीडिया और प्रोफेसर को सुरक्षा देने के लिए अपनी पार्टी के तहत एक नई सुरक्षा यूनिट बनाने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी को देखते हुए नेशनल वॉलंटियर सर्विस बनाई गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का यह कदम सितंबर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली के इस्तीफे के लगभग 2 महीने बाद आया है। यह कदम दक्षिणी नेपाल में सीपीएम यूमेल कैडर और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच 2 दिनों तक चली झड़पों के बाद आया है,
इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या केपी शर्मा ओली अपनी सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि काठमांडू में सीपीएन यूएमएल की रैली के बाद यूथ ग्रुप और पार्टी कैडर एक बार फिर इस महीने आमने सामने आ गए थे और जेन जी ग्रुप ने पास की एक जगह पर प्रदर्शन भी किया था। देश में सिक्योरिटी की स्थिति का रिव्यू करते हुए नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने शुक्रवार को सरकार को 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव के दौरान सिक्योरिटी पक्का करने के लिए आर्मी तैनात करने का सुझाव दिया है। डिफेंस सेक्रेटरी सुमन राज आर्यन के एक बयान के मुताबिक चुनाव को फ्री, फेयर और बिना डरे कराने के मकसद से ये सुझाव दिए गए हैं। वो एनएससी के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए सभी 77 जिला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज दिया है। लेकिन ओली की अपनी सुरक्षा यूनिट बनाने की लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओली देश की सरकार के अलावा अपनी समांतर सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि माओवादी नेता अगर ऐसा करते तो फिर ये देश की सत्ता को चुनौती होगी। यानी एक तरफ सरकार सेना को सक्रिय करने जाती है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष अपने खुद की सुरक्षा ढांचे के साथ मैदान में उतर रहा है, जो देश में गृह युद्ध का रास्ता खोल सकता है। आइए बात करें पाकिस्तान की। फ्रांस की नौसेना ने कहा कि पाकिस्तान के जियो न्यूज़ और हामिद मीर उसका नाम लेकर एक फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ और हामिद मीर ने एक दिन पहले दावा किया था कि फ्रांसीसी नौसेना के एक सीनियर अधिकारी ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान की वायुसेना को भारत की वायुसेना से बेहतर बताया था और राफेल लड़ाकू विमान पर बात की थी। हामिद मीर और जियो न्यूज़ ने दावा किया था कि फ्रेंच नेवी कमांडर ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स के बेहतर हैंडलिंग को माना है, जिसके बाद फ्रांस की सेना की नेवी ब्रांच मरीन नेशनल ने गलत जानकारी फैलाने के लिए जियो न्यूज़ की आलोचना की है। फ्रांसीसी नौसेना ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उसके नेवी कमांडर ने इस बाबत कोई बयान ही नहीं दिया है। फ्रांस नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि फेक न्यूज़ ये बातें कैप्टन लॉने के नाम से कही गई है, जिन्होंने कभी भी किसी तरह के पब्लिकेशन के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है। आर्टिकल में बहुत ज़्यादा गलत मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी और दुष्प्रचार है। जियो न्यूज़ ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने हालिया भारत पाकिस्तान टकराव में फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया और इस उपलब्धि को फ्रांस के एक नौसैनिक कमांडर ने स्वीकार किया है। जियो न्यूज़ के एंकर और पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया था कि पेरिस में आयोजित इंडो पैसिफिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान फ्रांसीसी नौसेना के कैप्टन लोने ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तानी की वायु रणनीति भारतीय वायुसेना से बेहतर थी और उसने कई राफेल विमानों को मार गिराया। लेकिन फ्रांस की नौसेना मरीन नेशनल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा भ्रामक करार देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी बयान की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और न ही कैप्टन लोने ने कभी इस प्रकार की टिप्पणी की है। फ्रांस की ओर से आई थी कि 32 के बाद पाकिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्री का फिर से खुलासा हो गया, जिसमें वो फ्रांसीसी अधिकारी के नाम से फर्जी बयान फैलाकर उनके बयान को राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा था। यानी हामिद मीर और जियो न्यूज़ फ्रांस का नाम लेकर फेक न्यूज़ फैला रहे थे। लेकिन फ्रांस नौसेना के खंडन के बाद साफ हो गया कि कैसे हामिद मीर जैसे पत्रकार फेक न्यूज़ इंडस्ट्री चला रहे हैं। आपको बता दें कि जियो न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फ्रांसीसी कमांडर ने पाकिस्तान की चीनी निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों को तकनीकी श्रेष्ठता नहीं बल्कि बेहतर युद्ध प्रबंधन को सफलता का आधार बताया। जियो न्यूज़ का यह दावा पाकिस्तान में तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे भारत पर जीत बताना शुरू कर दिया। हामिद मीर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार माने जाते हैं, भारत के खिलाफ अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुष्प्रचार फैलाते रहते हैं। ये बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहाँ G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और खाद्य सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ एक अच्छी और उपयोगी बैठक की। उन्होंने कहा कि बातचीत व्यापार, निवेश, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, AI, डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा में और सहयोग पर केंद्रित रही। जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडल के आदान प्रदान शुरू करने पर चर्चा की। मोदी ने इस साल G20 शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता के लिए दक्षिण अफ्रीकी नेता को बधाई भी दी। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अफ्रीकी संघ 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का सदस्य बना था। ये प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले वो 2016 में द्विपक्षीय यात्रा पर गए थे और बाद में 2018 और 2023 में 2 बार ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी इलाके में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2023-24 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 19.25 अरब अमेरिकी डॉलर का था। भारतीय व्यापारों ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक दक्षिण अफ्रीका में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा निवेश किया है। ये निवेश फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और खनन जैसे अलग अलग क्षेत्र में किए गए हैं।
शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर मोदी ने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। G20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास मानदंडों पर गहन पुनर्विचार का आह्वान किया और मादक पदार्थ, आतंकवाद, गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल तथा एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव किया। मोदी 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग की यात्रा पर है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.